नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी नवनिश्चयवाद के बारे में और आज हम बात करेंगे मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानववादी विचारधारा की। क्या है मानव भूगोल की कल्याणपरक मानववादी विचारधारा? देखिए, नाम से ही पता लग रहा है कल्याणपरक, मतलब लोगों के कल्याण की बात इसमें की जा रही होगी। देखिए, इसका संबंध पूछिए कि बताइए कि मानव भूगोल की कल्याणपरक शाखा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से, डायरेक्टली ध्यान रखना, लोगों के सामाजिक कल्याण से ही इसका संबंध है। लोगों का कल्याण करना ही मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा है। इसमें लोगों का कल्याण किया जाता है, लोगों के भले के बारे में इसमें सोचा जाता है। तो मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानववादी विचारधारा का जो संबंध है वह है लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से। इसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं? तो इसमें विभिन्न पक्ष सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से पक्ष सम्मिलित होते हैं? एक आवासन, मतलब लोगों का रहने का जो स्थान है वह कहाँ पर है, लोगों का आवास कैसा है, रहने का स्थान या आवास कैसा है, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभिन्न पक्ष इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। मानव भूगोल की कल्याणपरक शाखा में आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अनेक प्रकार के और भी कई पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। मानव भूगोल की कल्याणपरक शाखा का संबंध सामाजिक कल्याण से है और इसमें आवासन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न पक्ष सम्मिलित किए जाते हैं। ये हुई मानव भूगोल की कल्याणपरक अथवा मानववादी विचारधारा। इसके बाद में मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा के बाद में हम बात करेंगे आमूलवादी रेडिकल विचारधारा। देखिए, हम बात केवल उन्हीं टॉपिक्स की कर रहे हैं जो 12th क्लास की बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावित टॉपिक्स जहां से प्रश्न बन सकते हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखिए, क्या है आमूलवादी रेडिकल विचारधारा। आमूलवादी रेडिकल विचारधारा की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से। सीधा इसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से जोड़ा गया है और पूंजीवाद पर आधारित है। देखिए, कार्ल मार्क्स वैसे खुद ही पूंजीवाद पर आधारित विद्वान थे, इसलिए आमूलवादी रेडिकल विचारधारा कार्ल मार्क्स पर आधारित होने के कारण इसे भी पूंजीवाद से जोड़ा गया है। क्या है? देखिए, इस विचारधारा ने, कौन सी विचारधारा ने? आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण, क्या निर्धनता के क्या कारण हो सकते हैं, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। प्रश्न आए कि बताइए, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का उपयोग किया? तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। संबंध की बात करें कि आमूलवादी रेडिकल विचारधारा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सामाजिक समस्याओं पर आधारित पूंजीवाद के विकास से। बताइए, आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा का संबंध किससे है? तो क्या बताओगे? सामाजिक समस्याओं पर आधारित पूंजीवाद के विकास से। देखिए, तो ये आमूलवादी रेडिकल विचारधारा के बारे में प्रश्न आए तो किसके सिद्धांत पर आधारित? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत पर आधारित। क्या है आमूलवादी रेडिकल विचारधारा? तो इस सिद्धांत ने या इस विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का उपयोग किया? कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया। क्या है रेडिकल विचारधारा? तो रेडिकल विचारधारा पूंजीवाद पर आधारित एक विचारधारा है जिसमें कार्ल मार्क्स ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसका संबंध किससे है? प्रश्न आए कि आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सामाजिक समस्याओं पर आधारित पूंजीवाद के विकास से। कहने का मतलब सीधे सीधे ध्यान रखना, पूंजीवाद पर आधारित कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग जिसमें किया गया है वही आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है। व्याख्या क्या होगी इसकी? परिभाषा क्या होगी? पूंजीवाद पर आधारित वह विचारधारा जिसमें कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है और जिसमें निर्धनता, सामाजिक असमानता की बात कही हुई है, वही आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा है। इसने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग करके विचारधारा प्रस्तुत की जो आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा कहलाती है। आगे इसके बाद में एक नोट डाल के एक छोटा सा शब्द लेकर का, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि व्यवहारवादी विचारधारा।
कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं? व्यवहारवादी विचारधारा की। तो व्यवहारवादी विचारधारा ने प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ, कौन से अनुभव के साथ साथ? प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म पर आधारित सामाजिक संवर्गों के लिए दीर्घकाल बोध पर ज्यादा ध्यान दिया है। व्यवहारवादी विचारधारा ने किस पर ध्यान दिया है? प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीयता, प्रजाति, धर्म पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दीर्घकाल बोध पर ज्यादा ध्यान दिया है। वैसे इस पर इतना ज्यादा गौर करना मत, ये प्रश्न पूछने की संभावना कम रहेगी, लेकिन ये दोनों प्रश्न याद होने चाहिए। मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानववादी विचारधारा और आत्मवादी या रेडिकल विचारधारा। एक बार फिर देख लो, क्या है मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानववादी विचारधारा? अगर आए कि मानव भूगोल की कल्याणपरक शाखा का संबंध किससे है, तो क्या बताओगे? इसका संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से। दूसरी अगर हम बात करें कि पक्ष कौन कौन से सम्मिलित है इसमें, तो आवासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये इसमें 3-4 पक्ष है। इसके अलावा भी कई पक्ष है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पक्ष है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अगर पूछने की संभावना जहां से रहेगी वो रहेगी कि आमूलवादी या रेडिकल विचारधारा का संबंध किससे? तो कार्ल मार्क्स से। किससे है? कार्ल मार्क्स से। किस पर आधारित है? पूंजीवाद पर आधारित एक नई विचारधारा है। देखिए, इस विचारधारा ने निर्धनता के कारण, बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया है। ये दोनों ही याद होने चाहिए, क्योंकि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछने लायक प्रश्न है, तो दोनों के बारे में थोड़ा देख लेना। अंतिम जो बिंदु है वह है मानव भूगोल के उपक्षेत्र। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हीं की हम बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, मानव भूगोल के उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है व्यवहारवादी भूगोल। वह भूगोल जो मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है उसे ही व्यवहारवादी भूगोल के नाम से जाना जाता है। इसमें मनुष्य के विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अगला भूगोल है सामाजिक कल्याण का भूगोल, जिसमें समाज के कल्याण के बारे में बात बताई जाती है, सामाजिक कल्याण के बारे में बातें की जाती है, वह सामाजिक कल्याण का भूगोल कहलाता है। फिर है सांस्कृतिक भूगोल, जिसमें मनुष्य के रहने, खाने, पीने का ढंग, मनुष्य के जीने का तरीका, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अर्थात मनुष्य की संस्कृतियों का जिस भूगोल में अध्ययन किया जाता है उसे सांस्कृतिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। लिंग भूगोल, इसमें स्त्री और पुरुषों का अध्ययन इसमें किया जाता है कि स्त्री और पुरुष जो है इनके बारे में इनमें बातें बताई जाती है। ऐतिहासिक भूगोल की बात करें तो इसमें इतिहास के बारे में बातें बताई जाती हैं, जो प्राचीन समय में जो घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनके बारे में इस भूगोल में अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा भूगोल की बात करें तो इसमें विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है। सैन्य भूगोल में सैन्य संबंधी गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल में संसाधनों के बारे में बातें बताई जाती है। कृषि भूगोल की बात करें तो इसमें खेती से संबंधित सभी प्रकार की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। और पर्यटन भूगोल में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, मनुष्य का भ्रमण वगैरह इसमें सब कुछ आ जाता है। ये है मानव भूगोल के उपक्षेत्र थे। तो मानव भूगोल के 10-12 उपक्षेत्र हैं। व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, सैन्य भूगोल, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और पर्यटन भूगोल। इसी के साथ ही तुम्हारा जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत थे उसका पाठ नंबर 1 कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे हम पाठ नंबर 2 की बात अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।